हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आई होप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आज इसी के क्रम में हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपका 2014 प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो पेपर है उस पर आधारित है। इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करने का दोस्तों प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया था और कहा था कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसमें जो टोटल भाषाएं हैं वो 24 हैं। 24 भाषाओं में दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें राजस्थानी और अंग्रेजी को शामिल कर लिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को शामिल कर लिया गया। वैसे तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, लेकिन इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों 24 भाषाओं में दिया जाता है, राजस्थानी और अंग्रेजी को इंक्लूड करके। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने सेशन की ओर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई। दोस्तों, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें मानवाधिकार से संबंधित आपको सारे तथ्य बताए थे। उसमें हमने डिस्कस किया था दोस्तों UDHR के बारे में, ठीक है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, तो ये दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को UN द्वारा इसको हम कह सकते हैं स्वीकृत किया गया और घोषित किया गया, ठीक है ना। तो यहां पर से जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है 10 दिसंबर 1948। और इसी परिप्रेक्ष्य में या इसी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को हमेशा क्या बनाया जाता है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो मानवाधिकार दिवस कब है दोस्तों, 10 दिसंबर। और UDHR यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को UN द्वारा स्वीकृत की गई, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में जो प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना है वो संसद के द्वारा दोस्तों की जाती है, ठीक है ना। जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण है दोस्तों, ये सरकारी कर्मचारियों को न्याय देने के संबंध में स्थापित किए गए, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को न्याय देने के क्षेत्र में यहाँ पर एक अधिनियम बनाए गए, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण है वो सरकारी कर्मचारियों को के जितने भी आपके विवाद हैं उनसे संबंधित है, यानी उनके न्याय से संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें होता है क्या है कि जो केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकारों को जैसे आपके लोक सेवा और जो आपके जो पद हैं उस पर जो नियुक्ति या कोई भी आपके जो व्यक्ति हैं उनकी जो भर्ती है और सेवा से संबंधित जो भी विवाद या शिकायतनामे हैं, तो उसके निपटारे हेतु संसद द्वारा एक अधिनियम को पारित किया गया है और उसके बाद प्रशासकीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, ठीक है ना। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों अनुच्छेद 323 ए के तहत में की गई है, ठीक है ना। 323 ए का अनुच्छेद है, इसके तहत पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। तो आप ध्यान में रखेंगे जो भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना है वो संसद के द्वारा की जाती है और ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के न्याय से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी इनके भर्ती से संबंधित विवाद होंगे, ठीक है ना, या सेवा शर्तों से संबंधित विवाद होंगे, उसका इसमें निपटारा किया जाता है। उनकी शिकायतों का, उनके विवादों का निपटारा दोस्तों इसमें किया जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि को लागू हुआ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में भी हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दोस्तों 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 से दोस्तों लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका किससे संबंधित दोस्तों, उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से संबंधित अधिकार दोस्तों इसमें प्रदान किए गए, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब से दोस्तों, 24 दिसंबर 1986। काफी इंपॉर्टेंट है। और अब तो देखिए दोस्तों, हम नया वाला भी आ चुका है। कब का है वो, कब का अधिनियम है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, जो कि 20 जुलाई
कब हुआ था दोस्तों? 20 जुलाई 2020 से पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है ना। इसके अंदर आपको मैंने बताया भी था कि CCPA का गठन किया गया, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है ना। तो केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण क्या है दोस्तों? इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है ना। और तो अब इसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, अभी उसको डिस्कस करने का टाइम नहीं, आप चाहे तो मेरी उपभोक्ता संरक्षण वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? देखिए दोस्तों, 1986 के बाद जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986, इसमें 2002 में भी संशोधन किया गया था। तो इसमें कुछ अधिकार देखिए दोस्तों जोड़े गए थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार है, ये दोस्तों इसमें जोड़ा गया। बाकी इसके अलावा देखिए तो इसमें अधिकार कौन कौन से हैं? जैसे सुरक्षा का अधिकार है, सूचित करने का अधिकार है, ठीक है ना, विकल्प का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो 2002 में दोस्तों जोड़ा गया था वो था अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार, ठीक है ना। तो ये आप मेरी जो उपभोक्ता संरक्षण वाली वीडियो है उसमें आप आसानी से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक, प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, काफी अच्छी और तगड़ी सी लैंग्वेज है इसकी, लेकिन कोई बात सिंपल नहीं है। आपको बस ये बता रहा है कि भाई जो बौद्धिक संपदा है उसके बारे में एक तरीके से इन्होंने डेफिनेशन भी दे दी है कि भाई बौद्धिक संपदा के जो अधिकार है उसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले जो अधिकार हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है, ठीक है ना। कि जैसे अगर सपोज करो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है किसी प्रकार का भी अगर बौद्धिक सृजन करेगा, जैसे सपोज करो उसने कोई संगीत बनाया या उसने सपोज करो कोई साहित्यिक कृति की रचना की या कोई उसने आविष्कार किया, तो सर्वप्रथम उसी व्यक्ति का दोस्तों उसमें अनन्य अधिकार होता है, यह माना जाता है, ठीक है ना। तो इसी के उसका ये इसमें अधिकार है या उसमें उसका ये अधिकार होना चाहिए, तो इसको संरक्षण कौन करेगा दोस्तों? बौद्धिक संपदा संरक्षण जो आपके अधिकार हैं वो करेंगे ना। तो ठीक है ना, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहां पर आपका जो प्रतिलिपि अधिकार के अंदर का आपको बताना है कि इसमें क्या क्या सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या मतलब क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों, इसमें पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीजें सम्मिलित हैं। देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों कलात्मक एवं साहित्यिक कृतियां आती हैं, कॉपीराइट्स आते हैं, ठीक, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, पेटेंट आते हैं, सूचना संग्रहण आता है, ठीक है ना दोस्तों, और इसके अलावा ट्रेडमार्क आते हैं, औद्योगिक डिजाइन आते हैं और भौगोलिक संकेतन आते हैं। ठीक, तो इसमें आपका अगर देखा जाए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हमने दोस्तों WIPO के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो कि स्थापित किया गया था दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है ना। तो WIPO के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, 1967, ठीक है ना। तो 1967 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, WIPO की स्थापना कब की गई थी और इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं उनको ध्यान में रखेंगे। फिर आप अपने आप ही जब ऑप्शन आएगा तो क्या चीज सम्मिलित नहीं आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आर्सेनिक की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए पीने के पानी में तो दोस्तों कैराटोसिस नामक रोग, ठीक है ना, तो कैराटोसिस नामक रोग हो जाता है। देखिए दोस्तों ये एक स्किन डिसीज है, त्वचा संबंधित विकार हम इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो इसमें होता है क्या कि जैसे त्वचा है उसके में पर क्या होता है कि कई हल्के रंग के छोटे पंख से दिखने लगते हैं, ठीक है ना, और त्वचा क्या होती है? सूखने लगती है, ठीक है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी चमक और रंग भी दोस्तों खोने लगती है, ठीक। तो इसको हम चिकन स्किन के नाम से भी जानते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो कैराटोसिस है इसको चिकन स्किन भी बोला जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जब भी अगर पीने के पानी में आर्सेनिक विष अगर ज़्यादा हो जाए तो कैराटोसिस
हो जाता है। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे, यानी इसकी संभावना हो सकती है होने की। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का किस काम में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में। अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो शीतल पेय होते हैं उसमें CO2 का प्रयोग होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो CO2, जैसे आप देखते होंगे ना कि भाई जब आप शीतल पेय, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लाइक आप कुछ भी पीते हैं, सब आप कोका कोला पी लिया अपना या मिरिंडा पी लिया, तो उसमें देखा होगा कि भाई गैस होती है। तो वो गैस एक्चुअली क्या होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बोनेट टाइप का होता है। तो वो जो आपकी गैस होती है वो किसके कारण बनती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही बनती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता है क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, पानी में विलय होता है, ठीक है ना। और वैसे जो इसका स्वाद होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, थोड़ा सा मीठा भी होता है। ठीक, तो इसका प्रयोग दोस्तों क्या होता है? शीतल पेय बनाने में होता है। तो इस गैस को क्या होता है कि शीतल पेय में एक प्रेशर के द्वारा मिलाया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि आपका वो सोडा टाइप का बनने लग जाता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका दोस्तों शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की उत्परिवर्ती किस्म बनाई थी जो कि कहलाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जो आपके जो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन है वो कौन है, ठीक है ना। जो हमारे देश में जो हरित क्रांति आई थी उसके जनक क्या कहलाते हैं? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने पूसा लर्मा नामक गेहूं की किस्म को विकसित किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की ऐसी किस्म को पहचाना और स्वीकार किया, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों इस कार्य से दोस्तों भारत अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति, इसको बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, तो आप समझ में आ गया कि इसको आपको क्या कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है आपका पूसा लर्मा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है दोस्तों नाभिकीय संलयन। ठीक, जब छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं और बहुत उष्मा का, हम कह सकते हैं बहुत सारी उष्मा निकलती है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। तो हम ये मानते हैं कि जो सूर्य में जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो जैसे जितने भी आपके जैसे जो तारे हैं, तारे में जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो वो आपकी क्या है? नाभिकीय संलयन के कारण होते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन के छोटे छोटे आपके जो नाभिक होते हैं वो आपस में मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, हीलियम में वो दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी केमिस्ट्री की रिएक्शन भी है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रहेगा कि इसमें आपके हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर आपके क्या बनाते हैं? हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या है दोस्तों? जब एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और बहुत सारी उष्मा बाहर निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन से देखिए दोस्तों क्या बनते हैं? परमाणु बम का हम कह सकते हैं बेसिक आपका क्या है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सूर्य के जो अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण है नाभिकीय संलयन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता? देखिए दोस्तों, अब ये तो डिस्कस का मैटर है नहीं, 2014 का किसने जीता हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी 2020 की बात करें तो देखिए 2020 का जो विंबलडन है वो तो क्या हो गया था? कोरोना की वजह से मतलब नहीं हुआ। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन की अब कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती। अभी मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, अभी जो हाल में हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि 2021 में हुआ है, आप उसके विनर को याद में रखिए कि उसके जो विनर हैं दोस्तों वो कौन है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2021 के विनर हैं नोवाक जोकोविच, आप इसको ध्यान में रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से किस एक का हरित गृह प्रभाव में योगदान है? देखिए दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट,
ठीक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे पृथ्वी के जो टेम्परेचर बढ़ने का कारण है वो हम मानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है कि जो इसको इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो गैसेस जिम्मेदार हैं उनको हम दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस बुलाया जाता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और आपकी जल वाष्प, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसके देखा जाए तो कौन है राइट ऑप्शन दोस्तों इसका, जल वाष्प, ठीक है ना। नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती। इसमें सबसे ज़्यादा देखिए अगर योगदान रहता है तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कारण भी आपका क्या होता है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे काफ़ी पड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन है दोस्तों कितना है, जल वाष्प। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जल वाष्प एक आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेडान 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, इसका स्रोत क्या है। देखिए दोस्तों जो रेडान 222 है फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी होता है, और इसका अगर हम स्रोत की बात करें तो दोस्तों वो है यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 238 दोस्तों इसका हम कह सकते हैं स्रोत है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फिर अगेन फिजिक्स से है, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है। देखिए दोस्तों ओजोन परत कहाँ पर रहती है, समताप मंडल पे है। देखिए जो ये सूर्य से आने वाली जो खतरनाक आपकी जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो उससे हमें क्या होती है, ये हमारी त्वचा को सुरक्षित रखती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो ओजोन परत है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि ओजोन जो परत है दोस्तों, जो सूर्य से पड़ने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं जो कि हमारे स्किन को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो उनसे एक तरीके से क्या करती है, उनको फिल्टर करके भेजती है, यानी उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे हमारी स्किन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो जो ओजोन है परत, इसकी मोटाई किससे नापी जा सकती है, ठीक। तो देखिए दोस्तों इसकी जो मोटाई है वो आपकी डॉप्सन यूनिट यानी डीयू में नापी जाती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए ओजोन गुणों के अध्ययन के लिए ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक थे GMB डॉप्सन, ठीक है ना, GMB डॉप्सन थे। इन्होंने एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है ना, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का विकास किया था जिससे कि जो आपके पृथ्वी के समताप मंडल में जो मौजूद ओजोन है उसको मापा जा सकता था, ठीक है ना। तो इस यंत्र का नाम डॉप्सन यूनिट उन्हीं के सम्मान में रखा गया, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, GMB डॉप्सन, ठीक। कौन थे, GMB डॉप्सन थे। ये आपके कौन थे, ब्रिटिश मौसम वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ओजोन के गुणों को अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, ठीक है ना, ध्यान में रखें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसका इन्होंने दोस्तों आविष्कार किया था, ठीक। तो इन्हीं के नाम पे तब से जो ओजोन परत की मोटाई है वो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों जो कि बायोलॉजी से है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर बात करें हम दोस्तों दूध में, तो दूध में बीटा केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो जो केसिन है ये प्रोटीन आपका दोस्तों दूध में उपस्थित होता है। इसको दोस्तों वैसे स्लो डाइटिंग प्रोटीन भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो नाइट टाइम में प्रोटीन को धीमी गति से पचने वाले प्रोटीन के रूप से भी इसको दोस्तों जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत धीमी गति से पचता है, या तो इसलिए हम इसको दोस्तों नाइट टाइम प्रोटीन या स्लो डाइटिंग प्रोटीन भी इसको दोस्तों कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह प्रोटीन दोस्तों कैसे मिलता है, दूध पर सेपरेशन प्रक्रिया का उपयोग करके दोस्तों यह प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है ना। तो सेपरेशन प्रोसेस होती है उसके कारण ये दोस्तों उत्पादित हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, नाइट टाइम प्रोटीन या धीमी गति से पचने वाला प्रोटीन भी इसको दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, जो पैंक्रियाटिक रस होता है दोस्तों, वो आपका क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम का दोस्तों बहुत ही प्रमुख स्रोत होता है। पैंक्रियाटिक रस, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अग्नाशय रस भी बोला जाता है दोस्तों, या फिर इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस भी इसको बोला जाता है। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, एक क्षार होता है, क्षारीय द्रव होता है जिसमें 9.8% दोस्तों क्या होता है, जल होता है, ठीक है ना, ठीक।
और शेष भाग में क्या होते हैं दोस्तों, लवण और एंजाइम होते हैं। ठीक, वैसे देखा जाए तो अगर इसकी पीएच वैल्यू देखी जाए तो 7.5 से 8.3 के बीच में होती है। देखिए दोस्तों, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, यानी प्योर जल होता है। 7 से अगर नीचे है पीएच मान तो वो आपका क्या होता है, एसिडिक होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि भाई अगर किसी की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो पीएच वैल्यू अगर उसकी लेस देन 7 है तो वो आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो दोस्तों वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस रस में क्या होता है कि दोस्तों जो भोज्य पदार्थ है उसको पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक रस या अग्नाशय रस। ठीक है ना, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो स्रोत है वो दोस्तों क्या है, पैंक्रियाटिक रस यानी कि अग्नाशय रस। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन थे, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक दोस्तों, इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स के बारे को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था कि 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के संग मिश्रित करके गेहूं का एक संकर बीज विकसित किया था। ठीक है ना, और कब किया था दोस्तों, 1966 में। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि यहीं से आपकी हरित क्रांति की स्टार्ट हुई थी। तो इन्होंने किया था कि 1966 में जो मैक्सिको के जो बीज थे उनको पंजाब की घरेलू किस्मों के संग मिश्रित करके गेहूं का एक संकर बीज विकसित किया था। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में उसको डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं, पूसा लार्मा। ठीक, तो ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए एक ही पेपर में दो बार हरित क्रांति से पूछा गया है, तो इस बार भी हरित क्रांति से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है। ठीक, देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र का योगदान है वो है दोस्तों क्या है, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों जो तृतीय क्षेत्र होता है उसको हम दोस्तों सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या आता है दोस्तों, व्यापार है, यातायात, संप्रेषण है ना, और आपका पर्यटन है, मनोरंजन है। ठीक, जितनी भी हम सेवाएं देते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना दोस्तों कि जैसे आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, ज़्यादातर जैसे कृषि है। ठीक, और आपका जो वानिकी है ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों क्या आता है, जनरली विनिर्माण, जहाँ पर आप क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब जैसे सपोज करो आपने कोई चीज़ को आपने उत्पादन किया, ठीक है ना, तो वो तो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। उसके बाद अगर आप उसको उद्योग में उससे वो चीज़ जिसको आपने उत्पादन की उसको अगर आप फैक्ट्री में बना रहे हो तो दोस्तों किस में चला जाएगा, विनिर्माण के क्षेत्र में चला जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में ले जा रहे हो तो उसके लिए आप बीच में क्या करते हो, ट्रक का यूज करते हो। तो वो ट्रक एक्चुअली क्या है, तृतीय क्षेत्र है ना, वो आपको सेवा प्रोवाइड कर रहा है वहां से वहां तक उस चीज को ले जाने की। ठीक है ना, तो सेवा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग देखिए दोस्तों क्या है, सेवा क्षेत्र में ही तो है ना। तो इस समय पे राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो योगदान है दोस्तों किसका है, सेवा क्षेत्र का है। ठीक है ना, तो इस चीज को अभी आप ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय आय से क्या मतलब होता है दोस्तों, किसी भी देश की जैसे अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं या पूर्ण निर्मित सेवाओं के मूल्य को क्या बोला जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक हो गया, कहने का मतलब यह है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आप डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका क्या मिल जाता है, जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों क्या मिल जाता है, एनएनपी मिल जाता है एट फैक्टर कॉस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि जो विश्व बैंक की स्थापना है कब हुई थी दोस्तों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में हुई थी। ये क्वेश्चन भी कितने बार पूछा गया है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान विश्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो भी इसके सदस्य हैं, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, इस समय पे इसके सदस्य वैसे बताता हूँ कितने हैं, 189 है।
ठीक है ना। 189वां जो देश था वो अफगानिस्तान है, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, जो भी इसके 189 जो देश हैं उनको अगर कोई पुनर्निर्माण करना है या हम कह सकते हैं विकास कार्य करना है तो उसमें आर्थिक सहायता क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखें कि अगर इस देश का, अगर सपोज करो कोई भी देश है अगर इसका सदस्य बनना चाहता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ध्यान में रहे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है ना। तो कोई भी देश अगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जब तक सदस्य नहीं बनेगा तब तक वो विश्व बैंक का सदस्य नहीं बन सकता। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, कृषि उत्पादकता के निर्धारित कारक है। देखिए दोस्तों किसी भी देश में कृषि उत्पादकता के जो निर्धारित कारक हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, कृषि योग्य भूमि कैसी है, सिंचित है या नहीं है, सिंचित क्षेत्र कितना है, श्रम है, ठीक है ना, जो बुआई है, ठीक है ना, जितनी आप सकल बुआई करते हैं, तथा उसके अलावा पूंजी, ये सभी देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन की, तो इसमें तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, इसके निर्धारित कारक हैं, ठीक है ना। भारतीय कृषि उत्पादन देखिए दोस्तों अमेरिका, यूरोप और चीन की तुलना में दोस्तों काफी कम है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि हम दोस्तों सिंचाई के लिए क्या करते हैं, बारिश में ज्यादातर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप बेहतर प्रौद्योगिकी का अगर उपयोग नहीं करोगे तो तब तक आपके उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। तो वो दोस्तों प्रौद्योगिकी के मामले में हमसे काफी आगे हैं, ठीक। तो इसलिए जो हमारी कृषि उत्पादकता है दोस्तों इनके मुकाबले काफी कम है, ठीक। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई जो कृषि उत्पादकता है वो सभी फैक्टर्स पे निर्भर करती है कि आपकी कृषि योग्य भूमि कैसी है, सिंचित क्षेत्र कितना है, ठीक है ना, श्रम कैसा हो रहा है, सकल बुआई कैसी है, पूंजी कितनी लग रही है, सब चीजें इस पर सब कृषि उत्पादकता पर हम कह सकते हैं सारे के सारे कारक कृषि उत्पादकता इन सभी कारकों पर निर्भर करती है, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम जिन्हें वर्ष 2014 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है किस देश के नागरिक है। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देते हैं अभी के क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों भारत में जन्मे जो वैज्ञानिक हैं अभी इनको आप छोड़ दीजिए, अब 2014 का छोड़िए, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों 2020 का। देखिए दोस्तों 2020 में जो विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है वो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो कि हैं रतनलाल, डॉक्टर रतनलाल। आप इसका नाम याद रखें, ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में रतनलाल को मिला है, डॉक्टर रतनलाल को, ठीक है ना। तो इन्होंने जो खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित किया है, इसके लिए दोस्तों इसको यह पुरस्कार मिला है। अब बात करें दोस्तों अगर विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो दोस्तों ये 1986 में स्टार्ट किया गया था नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलॉग के को सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो इसमें जो प्रथम पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था वो दोस्तों किसको मिला था, अभी बार बार इनका नाम आया जा रहा है, MS स्वामीनाथन। 1987 में इनको प्रथम पुरस्कार मिला था, हरित क्रांति के दोस्तों ये जनक है, ठीक। और इसके अलावा इसमें $25,000 दिया जाता है, ठीक, पुरस्कार की राशि के रूप में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें डॉक्टर रतनलाल की, तो डॉक्टर रतनलाल दोस्तों इस समय पे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में मृदा विज्ञान के प्रोफेसर है, OSU में मृदा विज्ञान के दोस्तों ये प्रोफेसर है, ठीक। तो अगर हम बात करें विश्व खाद्य पुरस्कार की, तो जो दोस्तों जो भी आपका भुखमरी में कम करने के लिए या वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में जो भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनको यह पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। तो वैश्विक या विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का दोस्तों डॉक्टर रतनलाल को दिया गया है जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। अब इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है। देखिए दोस्तों फिर से हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन में। 2019 का सरस्वती सम्मान किसको मिला। अभी मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। 29वां सरस्वती सम्मान देखिए किसको मिला है, वासुदेव मोही को, ठीक है ना। वासुदेव मोही हैं, इनको इस बार का सरस्वती सम्मान मिला है जो कि क्या है दोस्तों, सिंधी साहित्यकार है, ठीक। इनकी जो लघु कहानी संग्रह है चेकबुक, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, चेकबुक के लिए इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित
किया गया। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता है। 1991 से ये के बिरला फाउंडेशन यह पुरस्कार बांट रहा है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। सरस्वती सम्मान 29वां किसको मिला? वासुदेव मोही को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की गई थी? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? विलियम जोन्स। ठीक है ना, सर विलियम जोन्स ने इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1784 में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो दोस्तों इन्होंने क्यों की थी दोस्तों? जो एशिया के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पुरावशेष, कला, विज्ञान और साहित्य की खोज के उद्देश्य से दोस्तों इन्होंने इस संस्थान की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में कहाँ की थी दोस्तों? इसको भी आप ध्यान में रखना है, कोलकाता में। ठीक, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो भी फिर से हिस्ट्री से है। देखिए, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? देखिए, पार्श्वनाथ का संबंध दोस्तों किससे है? जैन धर्म से। जैन धर्म के ये 23वें तीर्थकर थे। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखना है। और इनका जो जन्म है वो 2900 ईस्वी पूर्व, हम कह सकते हैं 2900 वर्ष पूर्व वाराणसी में हुआ था, यानी 2900 साल पहले। ठीक है ना, मतलब इनका 2900 साल पहले वाराणसी में हुआ था। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। पार्श्वनाथ किससे रिलेटेड है आपके दोस्तों? जैन धर्म से, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, और अगर 24वें तीर्थकर की बात करी जाए तो कौन है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दोस्तों यह इस आंदोलन के दोस्तों प्रवर्तक थे एंग्लो इंडियन हेनरी डेरोजियो। ठीक है ना, हेनरी विलियम डेरोजियो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों। 1828 में यह बंगाल में इन्होंने आंदोलन चलाया था। बंगाल में इस आंदोलन को चलाया था दोस्तों। ठीक है ना। अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि दोस्तों जैसे प्रेस की फ्रीडम, ठीक, जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों से रैयतों की रक्षा करना, ठीक, और उस समय जैसे सरकारी नौकरी में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों की को नौकरी दिलवाना। ठीक, तो ये इनके उस समय पे उद्देश्य थे। ठीक, और इसके अलावा अगर बात करें डेरोजियो की तो 1826 से 1831 तक ये हिंदू कॉलेज में अध्यापक भी रहे थे। और दोस्तों फ्रांस की क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो यंग बंगाल आंदोलन है वो हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा स्टार्ट किया गया था 1828 से बंगाल में। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे प्रेस की फ्रीडम यानी प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा चलाए गए अत्याचारों से रैयतों की रक्षा और सरकारी नौकरी में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना, ये इसके उद्देश्य में था। ठीक, अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज यानी प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है? देखिए दोस्तों, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है ना, तो जब लॉर्ड डलहौजी थे उस समय पे चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में, ठीक है ना, 1854 में एक समिति का गठन किया गया था जिसने भारत में भावी शिक्षा के लिए योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसमें जो भी आपकी शिक्षा की विस्तृत सिफारिश करी, इसके कारण इसको दोस्तों क्या बुलाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों कितना है? वुड डिस्पैच, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, तो इन्होंने जैसे प्रमुख इनकी सिफारिशें दोस्तों क्या क्या थी? जैसे कि भाई सरकार क्या करे? पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। ठीक है ना, और इन्होंने इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट की जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी हो। ठीक, और लेकिन इसके अलावा उन्होंने बोला था कि भाई जो देसी भाषाएं हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। तो ये इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 1854 में वुड डिस्पैच आया था जिसको कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष
क्या था। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत में, तो ब्रिटिश भारत में पहली सरकारी जनगणना दोस्तों हुई थी 1881 में। ठीक, तो उस समय के वॉइस रहे थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे पहली हम कह सकते हैं सरकारी जनगणना हुई थी। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम बात करें भारत की, तो वर्ष तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में पहली जनगणना की, तो दोस्तों वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना की बात करेंगे दोस्तों, तो वो होगी 1881 से। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो 1881 के बाद से ही प्रति 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और अभी तक दोस्तों 15 जनगणना हो चुकी हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, वो हुई थी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की, FICCI। ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिक्की की स्थापना देखिए दोस्तों 1927 में हुई थी। इसको आपने ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी जी की सलाह पे जो GD बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखिए, इसको व्यापारिक संगठनों का एक संघ भी बोला जाता है। उस समय पे दोस्तों व्यापारिक संगठनों के एक संघ के रूप में इसकी स्थापना देखिए दोस्तों की गई थी। आज के समय में अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इसके महासचिव हैं दिलीप चिनॉय। ठीक, ये करंट का ऑप्शन भी बन सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि करंट के तौर पे क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा जा सकता है। दिलीप चिनॉय इसके इस समय पे महासचिव हैं। और इसके अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों वो है उदय शंकर। ठीक है ना। अभी पहले उपाध्यक्ष थे और अभी कुछ समय पहले तक संगीता रेड्डी थी इसके अध्यक्ष, लेकिन अब उदय शंकर बन चुके हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो जो फिक्की 1927 में स्थापित हुआ था। इसको आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना। और बाकी की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में इसका मुख्यालय है। और अभी इसके जो गवर्नर है वो कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। और 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और इसके बाद बात करें अगर बैंक ऑफ इंडिया की, तो जो बैंक ऑफ इंडिया है वो 1906 में स्थापित हुआ था और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हो गया था। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 7 अप्रैल 1875 को, ध्यान रखना 7 अप्रैल, इस डेट को भी आप ध्यान में रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 1875 को बंबई में की गई थी। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, जो वैदिक धर्म है उसको पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना। ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और एक तरीके से देखा जाए तो वही जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना भी इसका उद्देश्य था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। देखिए दोस्तों, ये तो क्वेश्चन 2014 का है। हम जो भी चीज डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2019 के अकॉर्डिंग। या हमारा तो दोस्तों अगर 2019 की वन रिपोर्ट अगर देखी जाए, क्योंकि अभी 2021 की वन रिपोर्ट अभी आई नहीं है, क्योंकि हर 2 साल में रिपोर्ट ये आती है, तो इस तरह से देखा जाए तो भारत में 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर आपका क्या है? वन क्षेत्र है। ठीक है ना। हम वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादन है। ठीक है ना। और कह सकते हैं कि भाई 24.56% कुल भौगोलिक क्षेत्र में आपका क्या है? वन एवं वृक्ष आच्छादन है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों अधिकतम वन क्षेत्र की, तो उसमें मध्य प्रदेश आपका नंबर 1 है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम वन क्षेत्र है। इसके बाद आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है छत्तीसगढ़। ठीक, तो पहले इसमें कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ठीक, अगर हम 1% की बात करें कि प्रतिशत में वन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है दोस्तों मिजोरम में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि मिजोरम है नंबर 1। और फिर इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश और फिर इसके बाद आता है मेघालय।
ठीक। तो वन अगर हम प्रतिशत के रूप में बोलेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ है, मिजोरम में, और अधिकतम वन क्षेत्र है वो दोस्तों वहाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। और लेकिन अगर हम वनावरण में वृद्धि के मामले में बात करेंगे, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हो रही है, तो दोस्तों वो हो रही है कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और फिर केरल में। तो इतनी सारी चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली कौन सी रिपोर्ट है, 16वीं रिपोर्ट है, 2019 में आई थी ISFR द्वारा, ISFR ये इसको पब्लिश करता है। 2019 में जो रिपोर्ट आई है 16वीं रिपोर्ट है, और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिख ही रहा है मध्य प्रदेश, उस समय पे भी मध्य प्रदेश ही था, तो अभी भी अधिकतम वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो दोस्तों वो मध्य प्रदेश ही बना हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। देखिए दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। यह समुद्री अपवाह जल से बनी एक झील है, और यह झील भारत की सबसे बड़ी और विश्व के दूसरे नंबर की हम कह सकते हैं बड़ी झील है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपकी जो चिल्का झील है वो आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। विश्व के दूसरे नंबर की झील किस में हम बात करेंगे दोस्तों, लैगून झील की हम बात करें, ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो खैर भारत ने अंतरिक्षयान मार्स ऑर्बिटर मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया, तो दोस्तों ये उस समय का क्वेश्चन है। तो ये 24 सितंबर 2014 में इसने प्रवेश किया था। तो इस समय इस क्वेश्चन की महत्ता उतनी नहीं रह जाती, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला है, एशियन खेल 2014 में कितने वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ये अभी इसको भी अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें एशियन खेल 2018 की, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 2018 के बारे में। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2018 एशियन खेल की, तो दोस्तों ये हुआ था 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। ये आप फैक्ट ध्यान में रखेंगे, 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में हुआ था, मतलब 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में, ठीक है ना। तो ये पहली बार है कि जब दो आपके सिटीज़ हैं वहाँ पर आपका ये टूर्नामेंट हुआ है, ठीक। तो जकार्ता और पालेमबांग में संयुक्त रूप से हुआ था ये दोस्तों, इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। और इसमें हाईएस्ट जो गोल्ड मेडल जीतने वाला देश था वो था चाइना, उसने 132 मेडल जीते थे। इसके बाद जापान ने, और भारत ने इसमें 15 गोल्ड मेडल जीते थे, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में अगले एशियन खेल प्रस्तावित हैं दोस्तों, या होने वाले हैं, हम इसको कह सकते हैं। ये होंगे चीन में, चीन के हांगझोउ में, ठीक है ना, हांगझोउ में ये आपके होंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखो, हांगझोउ चीन में 2022 के एशियन खेल होंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 10 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 25 सितंबर तक ये चलेंगे। 10 सितंबर से स्टार्ट होके 25 सितंबर से तक ये चलेंगे, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, 2014 वाले से तो आप कोई मतलब नहीं है, अब आप 2018 और 2022 वाला आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, लियोनेल मेसी विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर है, वो किस देश से संबंधित है। ये उस समय पे थे, और दोस्तों ये अर्जेंटीना से संबंधित हैं। और अगर हम अभी की बात करें दोस्तों, तो इस समय के सबसे मूल्यवान प्लेयर है वो है नेमार पेरिस, ठीक है ना, ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं दोस्तों, ये ब्राजील से बिलोंग करते हैं। 222 मिलियन यूरो में इनकी मूल्य, मतलब एक तरीके से कहता है ये कमाते हैं एक तरह, ठीक है ना। तो 262 मिलियन डॉलर में, अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 262 मिलियन, तो देखा जाए तो 1621 करोड़ बैठता है, ठीक। तो ये हैं, और बाकी सेंट जर्मन क्लब से दोस्तों खेलते हैं, ठीक। तो इस समय के जो सबसे मूल्यवान प्लेयर है वो है नेमार पेरिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इनकी जो कह सकते हैं कमाई है 222 मिलियन यूरो है, तो सबसे ज़्यादा है, ठीक। और इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे देखा जाए तब हैं लियोनेल मेसी, जो कि बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना की टीम के लिए भी खेलते हैं। और 1535 करोड़ के आसपास इनकी सैलरी, मतलब हम कह सकते हैं तनख्वाह बैठती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्ति किया गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2014 से कोई मतलब नहीं है। अभी का दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो नागालैंड के राज्यपाल कौन है। दोस्तों अगर हम अभी के राज्यपाल की बात करें, वो हैं दोस्तों RN रवि, ठीक है। RN रवि है, जिसको हम बोलते हैं रवि नारायण रवि।
इससे पहले दोस्तों पद्मनाभ आचार्य थे। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल में ही ये चेंज हुए हैं। तो आर एन रवि, रवि नारायण रवि अभी राज्यपाल हैं। और अभी कुछ राज्यपाल लोग के बारे में भी और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, इनको अब यूपी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा लालजी टंडन है जिनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश से यूपी भेज दिया, ठीक। और लालजी टंडन है उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया जो कि पहले बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है ना। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो जगदीप धनखड़, ठीक है ना, धनखड़ और जगदीप, ध्यान में रहे जगदीप धनखड़, इनको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। त्रिपुरा के हैं रमेश बैस। ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, ये अभी हाल में बने हैं, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बिहार रह गया, तो बिहार में क्योंकि बिहार के पहले कौन थे, लालजी टंडन, तो वहां गए हैं फगू चौहान, ठीक। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले थे कौन, आनंदीबेन पटेल यूपी की बनी है, ठीक। लालजी टंडन एमपी के बने, मध्य प्रदेश के। जगदीप धनखड़ जो कि वेस्ट बंगाल के बने हैं। रमेश बैस त्रिपुरा के। और फगू चौहान जो कि हैं बिहार के। और नागालैंड के मैंने अभी बोला रवि नारायण रवि। इनमें से कोई क्वेश्चन आपका दोस्तों आ सकता है, इसके आने की संभावना रहेगी, ठीक। इसके बाद कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अभी की तो विराट कोहली हैं इसमें, ठीक, जो कि एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि फोर्ब्स की सूची में आए हैं। इनको 66 स्थान मिला है, ठीक है ना दोस्तों। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, 66वां इनको स्थान मिला है फोर्ब्स की सूची में। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो विश्व के 100 खिलाड़ी हैं उनमें भारतीय खिलाड़ी हैं एकमात्र विराट कोहली, जिनकी 66 रैंक है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ सकता है, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। देखिए दोस्तों, अभी की हम बात करेंगे सारी चीजें मैं दोस्तों लेटेस्ट बात कर रहा हूं। तो अभी देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर कोई सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है दोस्तों वो है चाइना, ठीक है ना। चीन सबसे ज्यादा करता है, इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर जापान, फिर जर्मनी और फिर इसके बाद आता है इंडिया। तो इंडिया की अभी दोस्तों सौर ऊर्जा के उत्पादन में 5वीं रैंक है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों दुनिया में अगर कोई सबसे सस्ता सौर उत्पादन करने वाला जो देश है वो इस समय पे इंडिया है, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सौर ऊर्जा का मतलब ही होता है आप जो सूर्य से जो हमें प्राप्त ऊर्जा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इस ऊर्जा को किसी अन्य ऊर्जा में लाइक विद्युत ऊर्जा में हम इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम सौर ऊर्जा के कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में रीवा में आपका रीवा सौर परियोजना चलाई गई है जिसमें 750 मेगावाट आपकी हम कह सकते हैं बिजली का उत्पादन होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अंदर एक पार्क स्थापित किया गया है जो कि 1500 हेक्टेयर का, ठीक है ना। 1500 हेक्टेयर में एक सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सौर पार्क भी बोल सकते हैं, सौर ऊर्जा पार्क भी बोल सकते हैं। तो 1500 हेक्टेयर का स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में, रीवा में स्थापित है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित है। दोस्तों अगर हम बात करें उस समय की तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों झेलम। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थापित है। इस परियोजना का दोस्तों नाम है तुलबुल परियोजना, ठीक है ना, तुलबुल परियोजना, ठीक। और यह वर्ष 1987 में स्थापित की गई थी दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करंट का हम कह सकते हैं क्वेश्चन है, जो चिनाव है, इस चिनाव नदी पे दोस्तों रतले पनबिजली परियोजना, ठीक है ना, पनबिजली परियोजना ये आपकी दोस्तों स्थापित की गई है, ठीक है ना। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिला है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, किश्तवाड़ जिला, इसमें है ये योजना दोस्तों। 850 मेगावाट की योजना है, ठीक। तो ये काफी करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आ जाए कि भाई रतले पन बिजली परियोजना कहां पर है स्थित।
तो रतले पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी में है, किश्तवाड़ जिले में है और 850 मेगावाट की ये योजना है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं थोड़ा ज्योग्राफी से है और काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि स्टैटिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? ठीक है ना। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी पे ऊर्ध्वाधर रूप से खींची गई क्या होती हैं दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है ना, जो ग्लोब में क्या होता है उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ठीक, इस टाइप की जो, ठीक, तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, देशांतर रेखाएं होती है। ठीक, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो देखिए दोस्तों जो 78 पूर्वी देशांतर है, ठीक, 78 पूर्वी देशांतर जो है वो दोस्तों लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है। तो 78 आपका पूर्व इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक, इसके लिए दोस्तों आपको मैप देखना पड़ेगा, तो अगर मैप होता तो मैं आपको मैप से इसको बहुत इजीली समझा लेता, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान में रखें कि जो लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहर हैं वो 78 पूर्व से वहां पर आपका देशांतर गुजरता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी एक आपका एक स्टैटिक जीके है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ एवं अनुसार समान जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो दोस्तों अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की तो उत्तराखंड का कितना है 189, तो छत्तीसगढ़ का भी दोस्तों कितना है 189 ही है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इन दोनों का जनघनत्व आपका कितना है 189 है। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? देखिए इसके ये भी एक आपका एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। इसके लिए जो प्रायोजित राशि थी वो भी थी 2069 करोड़, यानी 2069 करोड़ इसके लिए रखे गए थे। ठीक, और यह जो योजना थी दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और ये कौन से मॉडल पे आधारित थी दोस्तों? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है ना, और इस पंचवर्षीय का जो योजना है इसका कार्यकाल था 1951 से 1956। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर आधारित थी? वो थी पीसी मालोबिनस मॉडल पर आधारित थी। ये कई सारे जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये वाला जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? कृषि। तो एक कृषि पर आपकी टोटल फोकस थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि फिर से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का कार्य नहीं है? देखिए दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं एसटीसी की, ठीक है ना, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ठीक दोस्तों, ये आपका भारत सरकार का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी है। ठीक है ना, जो कि निर्यात करती है, आयात करती है और एक सीमा तक हम कहें तो स्वदेशी व्यापार भी करती है। ठीक है ना, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक, लेकिन ये क्या करती है? व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराती है। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। तो 1956 में आपका जो एक कंपनी अधिनियम था कॉर्पोरेशन का, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो यह एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में हम कह सकते हैं पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो 1956 के अधीन एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो निर्यात करती है, आयात करती है, घरेलू व्यापार भी करती है, लेकिन व्यापार के लिए ये ऋण उपलब्ध नहीं करवाती है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब अगली बारी आती है दोस्तों 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की। देखिए दोस्तों फिर से अब हमें 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इस समय जो आपका जो आयोग है, जो कौन सा आयोग चल रहा है दोस्तों, 14वें की जगह पे कौन सा चल रहा है दोस्तों? 15वां वित्त आयोग, उससे हमें मतलब है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर हम बात करें 15वें वित्त आयोग की, ठीक, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो 15वां वित्त आयोग है इसका जो गठन किया गया था दोस्तों 27 नवंबर
2017 को किया गया, ठीक है ना। 27 नवंबर 2017 से किसका किया गया है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं, जो कि दोस्तों पूर्व सचिव रह चुके हैं, ठीक। जो इस आयोग की जो रिपोर्ट है दोस्तों वो चलेगी, इसका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 2020 से 2025 तक, ठीक है ना। यानी 2020 से 25 तक इसकी जो रिपोर्ट है वो मान्य रहेगी, ठीक। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो वित्त आयोग है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, वित्त आयोग आपका क्या है, भारत के संविधान में 280 आर्टिकल के तहत एक अर्ध न्यायिक और सलाहकारी संस्थाएं है, ये आपका संस्थान है, ठीक है ना, संवैधानिक संस्थान है, ठीक है ना। तो जो आपका इसका कार्य क्या होता है, इसका दोस्तों जो केंद्र और राज्य के मध्य में वित्त का बंटवारा करना, ठीक है ना, यानी राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। तो अभी इसकी जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं जो संस्तुति है वो ये है कि इन्होंने जितना भी आपका राजस्व है, जो आपका राजस्व आता है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी 41% कर दी है, ठीक है ना। पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसने 32 से 42% कर दी थी, पहले 32 था फिर 42 कर दी थी, अब इन्होंने 41% कर दी है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इस समय पे इन्होंने राज्य की हिस्सेदारी, केंद्रीय करों में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है। तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे 40%, 41, 42, 43। तो 41% है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय का दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है, 41% है। अच्छा, अब 14वें वित्त आयोग की बात चलो चल ही रही है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, वाईवी रेड्डी थे, इसको भी ध्यान में रख लेते हैं। और जो पहले थे वो कौन थे, केसी नियोगी, ये भी ध्यान रख लो, ठीक है ना। केसी नियोगी, इनका भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 आर्टिकल अनुच्छेद 280 के तहत पे किया गया है। अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। एनके सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया है और इनकी जो रिपोर्ट है वो 2020-25 तक चलेगी, मतलब 2025 तक इनका जो भी इन्होंने संस्तुतियां दी हैं वो 2025 तक अमल में रहेंगी। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों के निर्धारण से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों चौथी, ठीक। तो दोस्तों भारत में संविधान की चौथी जो सूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों के निर्धारण से उसका संबंध है, ठीक है ना। तो जो अनुच्छेद 80 है दोस्तों, उसमें राज्यसभा के गठन और निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए, तो इसमें भी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, जो आर्टिकल 80 है, ठीक है ना। तो वर्तमान में आप ध्यान में रखेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, 245, जिनमें से 233 आपके क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है जो मानवाधिकार से संबंधित नहीं है, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की, ठीक, तो उसके तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो उसके जो भी आपके मानवाधिकारों के उल्लंघन होते हैं उनसे निपटने हेतु एक मंच दोस्तों प्रदान किया गया। तो इसमें क्या है कि दोस्तों जैसे पुरुष और स्त्री हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशा होनी चाहिए, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं मनोवोचित दशा होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें जो धर्म की स्वतंत्रता है उसकी भी बात की गई है, ठीक है ना, लेकिन विश्राम और अवकाश ये इसमें अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो हम कहेंगे तो जो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है, विश्राम और अवकाश, ये आपका इसका सही है, ठीक। तो पुरुषों का स्त्रियों का समान कार्य समान वेतन, कार्य की न्याय संगत और मनोवचित दशा और धर्म की स्वतंत्रता और संरक्षण इसमें दिया गया, ठीक है। तो ये आप चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत में आर्थिक आपात लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति को दोस्तों इस अनुच्छेद के अनुसार विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का कोई भाग वित्तीय स्थायित्व या वित्तीय संकट में है, तो वो
आर्थिक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की घोषणा दोस्तों संसद की स्वीकृति के बिना केवल 2 महीने तक लागू रहती है, ठीक। तो अभी तक दोस्तों भारत में कोई भी आर्थिक आपातकाल नहीं लगा है, तो इसके लिए क्या है 360 में प्रावधान किया गया, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है वह राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है। कितने दिन के भीतर आपको बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 दिन के भीतर दोस्तों अपील कर सकता है, ठीक है ना। तो इस अवधि में राज्य आयोग उसी स्थिति में छूट दे सकता है दोस्तों यदि आयोग के पास इसकी देरी के लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध हो और वह इससे संतुष्ट हो, ठीक। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य उपभोक्ता फोरम में कब जाएगा या राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कब अपील कर सकता है दोस्तों, तो उसके लिए क्या है 30 दिन का उसको समय दिया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग में आने के दोस्तों इनके चांसेस हो सकते हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।